पैसा, बल और पावर से ही हो सकता है। पैसा है तभी आप राजनीति कर सकते हैं। मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलर्स पार्टी के प्रवक्ता कुमार कन्हैया जी के साथ और उनसे बात करते हैं बिहार की तमाम राजनीतिक हलचल पर। लेकिन सबसे पहले जो बात होगी हमारी वो होगी बाढ़ को लेकर, क्योंकि बिहार में बाढ़ हर साल आता है, हर साल जाता है, लगभग लाखों लोग बेघर होते हैं। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए, इन सभी तमाम मुद्दा पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुमार कन्हैया जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया। सर, आप बिहार में बाढ़ की विभीषिका को कैसे देखते हैं, क्योंकि हर साल आता है जाता है, लाखों लोग बेघर होते हैं। देखिए, जैसा कि अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले लगभग 1-2 महीने से जब से बाढ़ पूरे बिहार में जो बाढ़ आई हुई है, तो हमारी जो मैडम प्रेसिडेंट हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी सब जगह बार बार घूम रही है। और पिछले साल भी उन्होंने कहा था यह बात कि हर बार जो हम यह बात बोलते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इसके मद्देनज़र इतने भ्रष्टाचार हो जाते हैं, इतने घोटाले हो जाते हैं और आम जिंदगी जो बाढ़ से प्रभावित होती है हर साल, तो लगभग उनका एक दिनचर्या बन गया है। दिनचर्या इन द सेंस कि हर साल को बाढ़ आना है, उन्हें सफ़र करना है। जबकि आप देखेंगे कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने नई तकनीक के साथ बाढ़ से निजात पाई है। उन्होंने बाढ़ जैसी समस्या से लड़ा है और उन्होंने बाढ़ को रोका है। तो आखिर बिहार क्यों नहीं कर सकता है? बार बार मैडम प्रेसिडेंट भी यही सवाल पूछते रही है कि आपके सरकार के अंदर अगर वो नियति नहीं है, अगर वो खानापूर्ति करेंगे, खानापूर्ति इन द सेंस कि अगर उनको लगेगा कि नहीं ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आना ही है। जबकि यह दुर्भाग्य है कि आप देखिएगा कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जहाँ जहाँ बाढ़ आता है सरकार काम करना स्टार्ट करता है, वहाँ बोरियां लगाना स्टार्ट करती है, शुरुआत करती है कि वो बालू भरकर बोरियां रखा जाए और आप देखेंगे कि 15 से 20 दिनों में वो बोरियां ढहने लगती है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ये दिखाता है कि अगर आपके पास अंदर से वो जज्बा नहीं है कि हम अपने लोगों के लिए बाढ़ से निजात पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि समस्या का हल हो सकता। इसीलिए बार बार हमारी कोशिश है कि हम सत्ता में आएँ ताकि हम दिखा पाएँ कि आप बाढ़ से भी हम कैसे निजात पा सकते हैं। सर, सत्ता में आने की आप टाइम थे, सुबह सुबह अखबार खोले मैं बनूंगी बिहार की मुख्यमंत्री। तो आपको क्या लगता है कि विज्ञापन, सारे अखबारों में विज्ञापन देने से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए, विज्ञापन, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि विज्ञापन देने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन आज के समय में विज्ञापन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज तो और डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सारा चीज़ विज्ञापन पर ही है। और चूँकि आप उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि कैसे कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, तो मैं आपको एक उदाहरण दूं। विज्ञापन से ही होता है। अभी एक बहुत बड़े नेता का स्वागत हुआ, दो नेता का स्वागत हुआ। देखिए पूरे पटना में विज्ञापन की क्या होड़ थी, करोड़ों रुपये खर्च हो गए उस विज्ञापन। तो उसका क्या मतलब है? सरकार के साथ निश्चय हैं, विज्ञापन ही है। धरातल पर क्या है आप देख सकते हैं। दहेज प्रथा के लिए कई कानून हैं। आप बता दीजिए, एक बिहार में गाँव, इतने पंचायत हैं, 8-9 हज़ार पंचायत हैं, एक गांव बताइए जहां की दहेज प्रथा बंद हो गया। तो विज्ञापन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब सत्ता में बैठे लोग विज्ञापन भरोसे हैं, तो नया व्यक्ति अगर कुछ विकास की बात करके आना चाहता है तो वो तो आएगा ना। तो विज्ञापन से वो आए। और मुझे भी नहीं लगता कि वो एक विज्ञापन था। वो 8 मार्च का दिन था, वो एक अच्छा दिन चुना गया। खुद एक महिला थी और लगभग 3 से 4 लाख वोट मिले हैं हमें। तो आप 3 से 4 लाख वोट जो पूरे बिहार में मिले हैं, तो वो बिहार के बाहर के लोग नहीं थे। और आज हमारे हर जगह में कार्यकर्ता हैं। तो मैं इसे सकारात्मक देखता हूँ। इतने कम समय में 10 लाख 8 लाख फॉलोअर्स हैं मैडम के। ट्विटर्स पर आप देख लीजिए 2 लाख से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। अच्छे बीजेपी और आरजेडी और कांग्रेस के नेता के नहीं है बिहार में। ये तो सर्वे वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता कि वो विज्ञापन था, वो एक जुनून और जज्बा था कि हम कैसे बिहार की राजनीति में ज़मीनी स्तर पर आएंगे। और अगर आप इसे विज्ञापन कहेंगे तो इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने में अगर कोई पार्टी धरातल पर है, हर दिन अगर वो हर जिला घूम रही है, तो वो प्लूरल्स हैं। मैडम प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन सर हैं। सर, बहुत जगह पे जिक्र हुआ फंडिंग का चुनाव के टाइम ही। आखिरकार फंडिंग कहाँ से आता है? क्योंकि ये कहा जाता था कि मैडम जो आपकी पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, उनका राजनीतिक ताल्लुकात रहा है, उनके पिता राजद में भी रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल में रहे हैं। तो फंडिंग कहाँ से है? क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है, ना हमारे दर्शकों का है, लेकिन विपक्षी जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि पुष्पम प्रिया के पास फंडिंग कहाँ से आती है, वो इसका खुलासा करें। हाँ,
एक्चुअली इसका मैं आपको एक बात बताऊंगा। इस प्रूडल्स और पुष्पम प्रिया चौधरी मैडम पर थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है। कई बार यह कहा गया, पॉजिटिव पॉलिटिक्स, सकारात्मक राजनीति, कि ऐसा बना दिया गया है ऐसी सोच कि राजनीति पैसा, बल और पावर से ही हो सकता है। पैसा है तभी आप राजनीति कर सकते हैं, बल है तो ही राजनीति कर सकते हैं। जबकि यह वही राजनीति है कि जब सरदार पटेल की मौत हुई तो उनकी बिटिया ने पैसे जमा करके कांग्रेस के पास वो पहुंची कि आपके ये पैसे बच गए थे तो मैं लौटाने आया हूँ। ये वही राजनीति है जहाँ भीमराव अंबेडकर, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, पूरे भारतवर्ष की राजनीति को बदलने की कोशिश करता है अपना सारा जीवन छोड़कर। ये वही राजनीति है जिस राजनीति में अबू कलाम, जो एक शिक्षा मंत्री थे भारतवर्ष के, जो बदलने की कोशिश करते हैं। ये वही राजनीति है जिस राजनीति में आपके देश का एक प्रधानमंत्री लोन लेता है कि मैं लोन से ही लूँगा। अगर बिहार की बात करें तो जननायक, अगर आप इन्हें सुनेंगे तो कहा जाता है कि उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री नहीं, जननायक बिहार, जननायक कर्पूरी कर्पूरी लाल बहादुर शास्त्री के पास भी अपने उनके पास भी अपनी गाड़ी नहीं थी। गाड़ी नहीं थी और लोन उन्होंने लिया था। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता था कि फटा कुर्ता पहनते हैं वो। बिहार केसरी की बात करें आप तो उन्होंने पूंजीवाद की लड़ाई लड़ी। उन्होंने सबसे पूरे देश में वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा कि पूंजीवाद के खिलाफ हम लड़ेंगे। तो ये बड़ा गजब है कि एक सवर्ण नेता, वो सवर्ण थे, वो पूंजीवाद के खिलाफ बोलते हैं, और एक जननायक हैं जो कि एक पिछड़े कास्ट से आते हैं और उन्होंने कभी सवर्णों के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो इस राजनीति से सीखने की जरूरत थी। इसीलिए एक को बिहार केसरी कहा गया और एक को जननायक कहा गया। एक सवर्ण थे, उन्होंने पूरे बिहार के लिए काम किया, देवघर में ताले खुलवाए दलितों के लिए कि भाई मंदिर में सबकी एंट्री होगी, इसलिए शायद बिहार केसरी कहा जाता है। हर पार्टियां उन्हें पूजती हैं। और जननायक आए कर्पूरी ठाकुर तो उन्होंने कोई नफरत का काम नहीं किया कि भाई हम आए हैं तो, चूंकि उनको पता था कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम किसी एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं। इन दोनों व्यक्तित्व से पूरे बिहार को सीखने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज जो राजनीति को पैसे का बल बना दिया गया, इस सोच को बदलने की जरूरत है। आप पूर्णिया के एक बहुत बड़े विधायक थे, तथाकथित विधायक थे, जिनकी हत्या कर दी गई, 100 से ज़्यादा गोलियां मारी गई। जो लोग कहते हैं, कहा जाता है कि वो गमछा बिछाया करते थे कि भाई 1 रुपया हमको दे दो, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। और शाम तक आकर वो काउंट करते थे कि मुझे कितने सिक्के आए, और पूरा घूम घूम कर बताते थे कि आप मुझे बस 1 रुपया दे दें। और रात में जब प्रचार खत्म होता था तो वो घर पहुंच के काउंट करते थे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आजकल एक बहुत बड़े सेवादार हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने उनकी हत्या की है, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन वो जब घर पहुंचते थे तो वो हर सिक्के को काउंट करते थे कि अच्छा 20,000 आज आया मेरे पास, इसका मतलब मुझे 20,000 वोट मिल रहे हैं। तो ये वही राजनीति है। और उस राजनीति को अगर आप यह कह रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से आती है, तो पिछले चुनाव की बात मैं करूं, मैं थोड़ा लंबा बोल गया। पिछले चुनाव में आप पता कर लीजिए कि हमारे किस कैंडिडेट को पार्टी ने पैसे दिए, हमारे किस कैंडिडेट ने कितना खर्च किया। हमारे कई ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी मेहनत से लोगों के पास पहुंचा। तो सिर्फ हम वो राजनीति करने नहीं आए हैं जो आज तक होते आया है, वह राजनीति करने आए हैं जो आज़ादी के समय में भारतवर्ष राजनीति की शुरुआत भारतवर्ष ने की थी, जहां एक मंत्रिमंडल देखेंगे तो सारे विद्वान लोग थे। तो वही राजनीति करने की कोशिश है। तो इस सोच को बदलने की जरूरत है कि पैसा, बल, पावर, फरेब से ही राजनीति हो सकती है। इसको बदलने के लिए आई है। तो फंडिंग, अगर यह मानसिकता है, तो अगर लोग यह बोलते हैं कि लोग यहाँ फंडिंग से ही वोट देंगे, तो मुझे लगता है बिहारियों का अपमान होगा। बिहारियों को विकास चाहिए, फंड नहीं चाहिए। नहीं, लोगों का कहना है कि वो अगर क्षेत्र में जा रही हैं, उनके साथ उतना दल बल जा रहा है तो उनका खर्च होता है, आखिरकार ये पैसा कहाँ से आता है? ये सवालिया क्वेश्चन हम नहीं, आपके जो सत्ताधारी लोग हैं उन लोगों ने भी उठाया था। तो बिल्कुल, तो आप तो उन पर आरोप लगा रहे हैं ना, जो कार्यकर्ता हैं। आप पता कीजिए कि जो लोग इनसे हैं वो उनके समर्थन में जाते हैं, वो अपने पॉकेट से खर्च करके जाते हैं या उन्हें फंड दिया जाता है। ये तो आप लोगों का काम है पता लगाना। जैसे आप किसी जिले में चले जाइए, अभी वो कांवड़ झील की बात कर रही हैं, आप कांवड़ झील में जाइए, लगभग सैकड़ों लोग वहाँ खड़े थे। आप उनके पास पहुँचिए, बेगूसराय कांवड़ झील, आप वहाँ पहुँचिए और वहाँ पहुँच के पता कीजिए वो जो कार्यकर्ता थे किनको फंड दिया गया, किनको पैसे दिए गए वहाँ पहुँचने के लिए। जो लोग वहाँ खड़े हैं, आज निर्माण यात्रा पूरे बिहार में हो रही है, हर जिले में हुई, मुजफ्फरपुर में हुई, समस्तीपुर में हुई, पश्चिम चंपारण में हुआ, पूर्वी चंपारण में हुआ, वहाँ होटल बुक हुए, एकदम हुए। आप पता कीजिए वो पैसे कहाँ से आए, आप जाकर इंक्वायरी कीजिए। मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ से कुछ अगर आप बोलेंगे कि किसने कितना पैसा खर्च किया, कहाँ से क्या पैसा आया,
यह प्रथा चलाई गई कि हम क्राउड फंडिंग पर आधारित हैं। हमारे हर प्रोग्राम में 500, 1000, 2000, 4000 लोग फंड करते हैं। अगर आप अभी बोलेंगे तो अभी मैं एक ग्रुप में जुड़ा हूं और अभी यह मैसेज आ रहा है कि आप सबसे निवेदन है कि आप उसमें फंड करें, कि 500 एक किसी ने दिया, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 5000 दिया। यह दिखाता है कि यहाँ के लोग कितने त्रस्त हैं। वो पैसे अपने पॉकेट से दे रहे हैं कि बिहार में अगर कोई बदलने आया है तो हम उनका समर्थन करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको बिना जांच पड़ताल के कुछ से कुछ बोल देना तो उन लोगों का भी अपमान होगा जो अपना समय, टाइम, पैसे लगा रहे हैं। आप समझिए कि अगर मैडम प्रेसिडेंट जाती है और कोई उनके स्वागत में खाना का इंतज़ाम करता है, कोई उनके स्वागत में कि गांव के लोग, मैं खुद गया, अभी मैं मुंगेर के दौरे पर था, बहादुर नगर एक गांव है, मैं वहां गांव था, लोग दौड़ रहे थे कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। इसको आप इससे जोड़ेंगे कि आपको फंड कहां से आता है, तो ये गांव वालों का। हम नहीं जोड़ रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। तो मैं वहां गया, वहां पर वो फंड और ये कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता लेके लिए दौड़ रहे हैं। मैडम प्रेसिडेंट और महासचिव या हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए खाना, हम लोग ठीक हैं, हम खाना खा के आए हैं। तो वो चूंकि हमारे यहाँ तो एक है कि अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ लोग आए हैं तो उनको हम देंगे। तो फंड की बात आप तब करेंगे जब हमने आलिशान बिल्डिंग बना ली, हमारे सारे नेता मर्सिडीज से घूमने लगे। ये फंड कहाँ, किस फंड की बात आप कर रहे हैं? हमारे पास एक गाड़ी होती है, 5 गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, और 5 गाड़ियाँ अगर जाती भी हैं तो ये हम लोग हैं। आज अगर हमारे पास, मैं पार्टी में हूँ तो मैं तैयार हूँ, मुझे अगर मुझे लगता है कि पार्टी को मुझे 1000 रुपये देने चाहिए तो मैं दूंगा पार्टी में। और इस पर आरोप लगे कि फंड कहाँ से आता है, तो मुझे लगा इस चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है। और बदलाव सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं हो सकता, जमीन पिलर जब तक नहीं बदलेंगे आप जमीनी ढांचा को मजबूत नहीं करेंगे तो राजनीति उस स्तर पर है जहाँ आप नहीं बदल सकते। और उसकी शुरुआत हुई है, प्लूरल्स नाम से हुई है। उसकी शुरुआत हुई है कि हम आज भी चुनाव हारने के बाद भी लोग डगमगा जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें किससे मिलना चाहिए। आप पता कीजिए, हमारे जैसे लोग, कभी राजनीति से इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं प्रवक्ता बनकर बैठा हूँ, कभी राजनीति से इंटरेस्ट ही नहीं रहा। बैकग्राउंड ढूंढिए, ये आपका काम है कि हम किस पार्टी में थे, किससे जुड़े थे। हम 12 साल से समाज सेवा में हैं। पटना में आप मुझे ढूंढेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा समाज सेवा में। राजनीति से इंटरेस्ट नहीं था। तो अब आप बोलेंगे कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, तो मेरा भी अपमान है ना कि फंड देकर मुझे बुलाया गया। ऐसा कुछ नहीं है। बिहारी जितने लोग हैं बहुत प्यार करते हैं मिट्टी से। अभी 15 अगस्त में आप देखिए, पानी में डूब डूब के झंडा फहरा रहे हैं। काबिले तारीफ था। बहुत जगह से ऐसी तस्वीर थी जहाँ पे 8-8 फीट पानी में झंडा फहरा। इतने, मेरे पास खुद वीडियो है, इतने पानी में घुसकर फ्लैग, इंडियन फ्लैग से इतनी मोहब्बत है, वो सल्यूट कर रहे हैं। वहाँ पर आप यह बातें करेंगे कि फंड है तो सबूत दिया जाएगा, ऐसे बोला ना जाए कि फंड है। अब आप कहेंगे कि नहीं मैडम, अब कुछ से कुछ बोलना है, मैडम खाती कहाँ से है। अरे भाई, ये तो हमने मैं एक बात बताऊं, लोग ये भी बोल देंगे ना, क्योंकि उनको कुछ से कुछ बोलना है, उनको कुछ से कुछ बोलना है तो वो कुछ से कुछ बोल देंगे आप खाते कहाँ से हैं। तो वो बेतुका सवाल है जो लोग भी पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि ये माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है कि अगर कोई कुछ करने आया है तो आप सबूत के साथ बात करें, नहीं तो समर्थन करें, नहीं तो बिहार का नुकसान होगा, बिहारियों का नुकसान। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों पे बात करते हैं। अभी आप भी देख रहे हैं सर, जिस तरह से राजद परिवार में उठापटक मची हुई है। एक तरफ तेज प्रताप कह रहे हैं कि हम जगदानंद बाबू पर कार्रवाई हो तभी जो है हम पार्टी ऑफिस जाएंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी दिल्ली चल गए हैं। ये सब चीज़, घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आपका जो कर्म होगा ना तो फल वही मिलेगा। आप जिस तरह से काम करेंगे, जैसे आपने जिस तरह की बीज बोएंगे तो आपको फल क्या मिलेगा। आज तक इतना दिन से हुआ क्या? राजनीति एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति आम जन का एक विचार है, राजनीति आम जन का एक स्वभाव होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? सत्ता के कुछ सत्ता लोलुपों ने उसे अपने तक सीमित रख लिया, राजनीति को एक कंपनी बना दिया कि राजनीति का मतलब यही 10 लोग तय करेंगे। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। तो राजनीति को यही 10 लोग तय करेंगे, जबकि लोकतंत्र में यहां तानाशाही नहीं है। राजनीति का मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करना और सुचारू रूप से चलाना। तो राजनीति का तो मतलब है कि आम जनमानस तक राजनीति पहुंचे। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है, पिछले कई वर्षों से, आज़ादी के 75 साल के बाद, हमने राजनीति को इंडिविजुअल समेट दिया। इंडिविजुअल में मतलब क्या? यही राजनीति है, यही 4 चेहरे हैं जो राजनीति होंगे और वही तय करेंगे कि राजनीति क्या होगा। तो राजनीति जब कंपनी बनेगी
तो उसमें ये सब समस्या आएंगे कि कोई इम्प्लाई निकलेगा, कोई इम्प्लाई आएगा, किसी का सीवी आएगा, किसी का रिज्यूमे आएगा, कोई अच्छा नहीं करेगा। ये जनता को तय करना चाहिए कि कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। तो उस पर मैं बहुत बातें नहीं करना चाहता, उनका अपना समस्या है, वो जैसा बीज बोए हैं वही कर्म होगा। अब जनता खुद तय कर लेगी आने वाले समय में। आज क्या हो रहा है कि आज लोग बाढ़ से मर रहे हैं, आज क्या स्थिति है कोरोना काल में। आज आम जनमानस की, आप लोग खुद मीडिया में हैं, बाहर हैं, आप देखिए लोगों की क्या हालात हैं। वो तो कहिए ये बिहारीपन है या बिहार की मिट्टी है कि लोगों में इतना संयम है, इतना धैर्य है, वो खुद को मारे हुए हैं। लेकिन क्या स्थिति है मिडिल क्लास फैमिली की, और उस जगह पर सत्ता चलाने वाले लोग तमाशा बनाकर बैठे हुए हैं। ये बताइए, ये बिहार और बिहारियों का दुर्भाग्य के साथ राजनीति का दुर्भाग्य है कि आज जहां लोग बाढ़ से लोग मर रहे हैं, आप पिक्चर देख नहीं पाएंगे। मैं तो अभी जब न्यूज़पेपर में देखता हूं उन पिक्चरों को कि एक छोटी बेटी अपने बाप को धक्का दे रही है पानी से निकलने के लिए, बाप अपने बेटे को कंधे से निकाल कर। उस बिहार में इतनी स्थिति खराब है कि आप राजनीति में बस घमंड, एरोगेंस, जिद, ढिठपना, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता का उसमें कुछ नहीं होना है। तो मुझे लगता है कि ये बिहार और बिहारियों का दुर्भाग्य है कि राजनीति कुछ घरों में और कुछ लोगों तक सिमट गई है, और वही तय करते हैं कि राजनीति क्या होगी, और वो भी एसी में बैठकर, एक जगह बैठकर। जदयू पर बार बार आरोप लगता है कि जो है वो दूसरे को की पार्टी को तोड़कर अपना कुनबा बढ़ा रही है। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, इसमें जदयू की बात नहीं है। मैं इससे पहले जो बोल रहा था किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं बता रहा था। आपने इससे पहला जो सवाल था वो जगदानंद सिंह को लेकर था, तो मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा था। मैं ओवरऑल सब पार्टियों के लिए बात कर रहा था कि आप फिर जदयू वही काम कर रही है तो आरजेडी वही काम कर रही है, बीजेपी वही काम कर रही है। जदयू पूछने का मेरा ये मतलब था कि आपके जो प्रेसिडेंट हैं मैडम पुष्पम प्रिया जी, वो बार बार नीतीश कुमार पर हमलावर रहती है। तो हम ये जानना चाहते थे कि नीतीश कुमार जो आज के डेट में बिहार में काम कर रहे हैं, उससे आप कितना खुश हैं? नहीं, आप देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई यह कहता है कि हम नीतीश कुमार जी से बहुत खुश हैं, तो इसमें दो बातें हैं। या तो उसे बिहार से कोई मोहब्बत नहीं है, या वो विकास आज तक समझ ही नहीं पाया है। उसके मायने, उसके लिए, जैसे आप अभी मैं एक स्लम एरिया में गया हुआ था, तो उस बच्चे को मैं जब पढ़ाई की बात कर रहा था, हालांकि उस बच्चे का दोष नहीं है, तो वो बच्चा बोल रहा था कि हमको पढ़ना नहीं है, हमको कमाना ज़रूरी है। तो उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई व्यक्ति यह बात करता है कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि 2005 में पहली बार आए थे तो उन्होंने सड़क की बात की, कानून व्यवस्था की बात की। आज 2021 में हम बैठे हैं, उसी सड़क को तोड़ना, उसी सड़क को फिर बनाना, उसी सड़क का फिर निर्माण करना, अगर इसको विकास कहा जाता है तो विकास की परिभाषा समझने की ज़रूरत है। आज 21वीं सदी में जहां लोग लैपटॉप, मोबाइल लेकर दुनिया में जुड़े हुए हैं, वहां आज सड़क बनाकर आप कह रहे हैं कि हम विकास कर दिए, तो ये हमारा तौहीन है, विकास का तौहीन है। सड़क और कानून ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसको विकास नहीं कहिए आप। विकास कहिए कि हमारा जीवन कैसे सुदृढ़ होगा, विकास कहिए कि हमारा जीवन कैसे पटरी पर आएगा। आप अब यह कहेंगे कि मैंने आपको सुरक्षा दे दी और विकास कर रहे हैं, अरे सुरक्षा भी नहीं दे पाए आप तो लोकतंत्र का अपमान होगा। तो अगर नीतीश कुमार जी ने दो ही काम किया, वो भी पहले कार्यकाल में, उन्होंने सड़क बनाई और विकास के नाम पर उन्होंने पुलिसिया सिस्टम को। तो ये चीज़ आप स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने दो काम किया है? नहीं, दो काम 2005 वाले कार्यकाल में मैंने किया था। अभी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रोड को तोड़ देना, बना देना। आज पटना चलिए आप इस जगह पर बैठे हुए, आनंदपुरी कई गली में घुस गए आप, तो जिधर से वो गुजरेंगे उसको चमकाने का मतलब नहीं होता है कि विकास हो गया। आज पटना की बात कर रहे हैं आप अभी आनंदपुरी जमुना अपार्टमेंट के पीछे से रोड पर निकलिए, मुझे लगता है कि मैं 15-20 साल से पटना में हूँ, आज तक वो रोड नहीं बना। ऐसे ये राजधानी की बात है, बाकी की बात आप छोड़ दीजिए। तो कैसे आप कह सकते हैं कि उससे कोई खुश हो सकता है? सड़क का मामला यानी कि पटना के बोरिंग रोड और बेली रोड को आप चमका दीजिएगा तो सड़क बन गया। उस समय इतनी कमियां थी, जैसे है ना कि अंधेरे में अगर एक दीपक दिखेगा तो वो दिख जाता है, तो उस समय इतनी कमियां थी कि अगर 2-4-10 जगह रोड बनने लगे तो लगा कि रोड बनने लगे और रोड बनाए। मैं इससे नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने 2005 के समय में रोड नहीं बनाया, लेकिन आज फिर वही स्थिति है। अभी बाढ़ आया, आपको क्या लग रहा है बाढ़ के बाद कितने रोड चले गए? अब उसको बनाने में फिर वही 5-10 साल वो लगाएंगे। तो 2021 में वो शायद समझ चुके हैं, या तो वो सोच लिए कि हमको अब अगला मुख्यमंत्री बनना नहीं है, इसलिए जो जैसे चल रहा है चलेगा, या तो वो ये सोच लिए हैं। दूसरा ये सोचे हैं वो कि इन लोगों के पास ऑप्शन क्या है, मेरे अलावा ये करेगा क्या, इसलिए वो शांत बैठे हुए हैं।
आज विकास के नाम पर जो स्थिति है, अभी 15 अगस्त तक पटना में 12 दिनों में 12 मर्डर हुए। ये किसी मीडिया पोर्टल में ही मैं देख रहा था। ये पटना की स्थिति थी। आज भी 2 हुआ। मैं बता, आज भी आप बता रहे हैं 2 हुआ। तो आप राजधानी में लोगों की ये हालत है। और देखिए, ये छोटी बात नहीं है। अगर आप ये समझिए कि मर्डर किसी का हो रहा है, मर्डर से दहशत होता है, दहशत से मानसिक प्रताड़ना लोगों को मिलती है, लोगों का जीवन प्रभावित होता है। हम जैसे लोग सोचते हैं कि मर्डर अगर हो रहा है तो किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल विकास के नाम पर अभी जीरो हैं हम, और बाकी का काम बाढ़ ने कर दिया, और जिसको हम प्राकृतिक आपदा का नाम दे देते हैं, जिससे लड़ने की जरूरत है। ब्लूप्रिंट बार बार मैडम प्रेसिडेंट दे रही है कि हम बाढ़ से निजात पाएंगे। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बजाबते बताएंगे कि कैसे आप बाढ़ से निजात पाएंगे। बार बार मैडम प्रेसिडेंट बोल रही है। चलिए, आखिरी सवाल, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाहिए इंटरव्यू, तो आखिरी सवाल ये होगा कि अभी 2 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। क्या आपकी पार्टी दोनों सीट पर अकेले उपचुनाव लड़ेगी या फिर किसी पार्टी के साथ आप भी गठबंधन की सोच रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एक कुशेश्वर स्थान और तारापुर की बात आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो दोनों जगह पर पार्टी अकेले लड़ेगी, उसकी तैयारी चल रही है। हम लोग अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको यह मैसेज दे रहे हैं। लेकिन फिर वही बात कि हम अपने आदर्श से समझौता नहीं करना चाहते, हम वैसे ही लोग को ढूंढना चाहते हैं जो फिर मैडम पुष्पम प्रिया आएंगे कुशेश्वर स्थान से मैदान में एक बार और फिर, क्योंकि लोगों का उनको लगता हो कहीं कि अब दोबारा अगर हम आते हैं तो हम विधानसभा में लोगों का मजबूती से पक्ष रख सकते हैं, तो क्या वो चुनाव कहीं से लड़ सकती हैं दोनों में से? ये तो अब पार्टी तय करेगी कि किनको कहाँ से लड़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी मैदान में आएगी नहीं, बल्कि वो कहीं गई ही नहीं है। वो तो शुरुआत से ही लगी हुई। चुनाव विधायक का चुनाव लड़ने के लिए तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पार्टी तय करेगी कि उनको चुनाव लड़वाया जाए या नहीं लड़वाया जाए, या वो खुद तय कर लेंगी करना है। लेकिन हम दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी हो रही है। जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको मैसेज दिया गया है कि ये प्लूरल्स पार्टी सिर्फ 2020 में नहीं आई थी, ये बिहार को बदलने आई है और बदलने के लिए अपना जी जान लगाएगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ पुष्पम प्रिया के प्रवक्ता, और इन्होंने सीधे स्पष्ट कर दिया कि अगर बिहार में विकास का रोड मैप अगर रोड है तो विकास की परिभाषा को बदलनी पड़ेगी और लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिरकार विकास क्या है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।